हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बिहार एसआई के सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यू कंटिन्यू करेंगे और इसमें हम आज मॉडर्न हिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री में हम 245 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। मैं प्रयास करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो फैक्ट्स हैं उनको आपको रिवाइज करवा पाऊँ और इसको जो है वो जल्द से जल्द कंप्लीट कर पाऊँ। तो ऐसे ही कई सारी सीरीज जो है वो मैंने पहले अपलोड कर रखा है, तो उन सारे का प्लेलिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहां से प्लेलिस्ट से उस वीडियो को आप देख सकते हो और इसका जो पीडीएफ है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। वहां पे मैंने इसका पीडीएफ ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल हमसे पूछा रहा है कि वास्को डी गामा जो था वो भारत कब आया था। सबसे बेसिक सा क्वेश्चन है। 1498 में भारत जो है वो आया था। डेट्स पूछी जाती हैं तो आपको याद रखना है कि 17 में या फिर कहीं-कहीं आपको 20 मई भी देखने को मिलेगा। यहाँ से जो पुर्तगाल का एक्सप्लोरर वास्को डी गामा था, वो कालीकट पहुंचा था। कहाँ पहुंचा था? तो वो कालीकट जो है वो पहुंचा था। कालीकट जो है वो कहाँ है? तो वो कोझिकोड में है। कोझिकोड या कोई कोड जो भी पढ़ लो आप, कोझिकोड बोला जाता है। कोझिकोड में था, ठीक है। और ये है कहाँ? तो ये मालाबार कोस्टल जो एरिया है वहां पे है। ये जो है ये पहली एक डिस्कवरी के रूप में आप मान सकते हो कि यदि जो सी रूट था ना वो इस समय पहले नहीं था। तो सी रूट जो है वो यूरोप से इंडिया तक को जोड़ने के लिए आया। केप ऑफ गुड होप को जोड़कर जो आया, जो कि साउथ अफ्रीका का जो ये वाला पार्ट हो, ऐसे कोई भी पार्ट हो ना तो उसको केप बोलते हैं। तो ये जो साउथ अफ्रीका वाला पार्ट था ना वो केप ऑफ गुड होप था। इससे जो है वो ट्रेड की जो मोनोपोली थी ना अरब मर्चेंट को, वो जाके खत्म हुई और यूरोप भी जो दक्षिण पूर्व एशिया है उससे ट्रेड करने लगा। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। जब ये कालीकट आया था तो वहां पे हिंदू रूलर था एक, जो कि कौन था? तो वो जेमोरिन था, ठीक है। वो कौन था? तो हिंदू रूलर था जेमोरिन, को पता भी होगा, ठीक है। और जेमोरिन जो था उसको आप इस तरह से समुथरी भी कह सकते हो, समुथरी। और ही वॉज गाइडेड फ्रॉम ईस्ट अफ्रीका टू इंडिया बाय ए गुजराती पायलट, और उसका नाम क्या था? तो अब्दुल अब्दुल माजिद। अब्दुल माजिद माजिद जो था वही उसका जो मेंबर था ना, सेल करने वाला, जिसको क्रू मेंबर्स कहते हैं। तो उनका हेड यही अब्दुल माजिद था। इसी ने इसको गाइड किया था कहाँ से आने के लिए। तो ये वाला अफ्रीका का पार्ट है। तो अफ्रीका से अभी जो देखो यहाँ से जो ये मान लो पुर्तगाल है, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे आने के लिए जो पहला रास्ता है वो ऑलरेडी खोज रखा था बार्थोलोमियो डिजोरियो ने। बार्थोलोमियो डियाज ने ऑलरेडी इसको खोज रखा था। अब यहाँ पहुंच गया है पुर्तगाल, वास्को डी गामा। अब यहाँ से उसको भारत पहुंचना है। यहाँ से उसको भारत जो है वो पहुंचना है। तो इस भारत भी पहुंचने के लिए उसने अब्दुल माजिद की हेल्प ली थी, ठीक है। अब्दुल माजिद की हेल्प ली थी। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इसको जो है वो यहाँ पे ट्रेड करने के लिए स्टार्टिंग में आया था और 60 गुना इसको प्रॉफिट हुआ था। ये जिस जहाज से वास्को डी गामा आया था उस जहाज का नाम था सौ गैब्रियल। सौ गैब्रियल उस जहाज का नाम था। वास्को डी गामा जो है वो कोचीन इंडिया में ही इसका जो है वो डेथ हुआ था 1524 में। 1524 में इसका जो थर्ड विजिट था ना, थर्ड विजिट था इसका 1524 में। उसी थर्ड विजिट में इसकी जो है वो डेथ हो गई थी। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। और 1492 की बात करें तो यहाँ पे कोलंबस ने अमेरिका को जाने वाला जो रास्ता था उसको खोजा था, जिसको वेस्ट इंडीज उसने कहा था, ठीक है। और बाकी ऐसा कोई सिग्निफिकेंस नहीं आता है, लेकिन हाँ 1506 भी याद आपको रखना है इस डेट को। 1506 में जो वास्को डी गामा था वो दूसरी बार जो है वो सेकंड जो वॉयज है वास्को डी गामा का वो कब आया था? तो सेकंड वॉयज इसका जो था वो 1502 को था। 1502 में आया था। और तीसरा जो वॉयज था, वॉयज मतलब समुद्री यात्रा, वो 1524 में आया था और यहीं पे इसकी मृत्यु भी हो गई थी। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सर्वप्रथम यूरोपीय व्यापारी जो हिंद चीन आया था,
कौन यूरोपियन व्यापारी था जो इंडो चाइना एरिया में आया था? तो वो पुर्तगाली थे। पुर्तगाली लोग ही सबसे पहले आए थे, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आंसर हो जाएगा। पुर्तगीज जो थे वो पहले जो थे जिन्होंने सी रूट को डिस्कवर करके इंडो चाइना जो एरिया है वहां पे आया था, जिसमें आप वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, भारत सबको रख सकते हो, सब इसी में आता था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। पुर्तगाल जो है उसने मलक्का को 1511 में कैप्चर कर लिया था। सवाल पूछा जाता है, मलक्का को इसने 1511 में कैप्चर कर लिया था पुर्तगाल ने, ये ध्यान आपको रखना है। और यहीं पे एस्टेब्लिश किया था इसने फर्स्ट यूरोपियन टेरिटरी फैक्ट्री, कोचीन में जो है वो फर्स्ट यूरोपियन टेरिटरी फैक्ट्री कहाँ एस्टेब्लिश किया? तो 1503 में एस्टेब्लिश किया। कहाँ एस्टेब्लिश किया? तो कोचीन में एस्टेब्लिश किया। कोचीन में एस्टेब्लिश किया, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, कोचीन में। यदि हम ब्रिटिशर्स की बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो 1600 में एस्टेब्लिश होती है, और जो भारत आती है वो 1608 में पहली बार आती है। फ्रेंच की बात करें तो फ्रेंच जो है वो भी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी था उनका, जो 1664 में एस्टेब्लिश हुआ था। डच की बात करें तो उनका भी डच ईस्ट इंडिया कंपनी था, जो कि 1602 में फॉर्म किया गया था। कोई भी पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना होगा। आपसे क्रम पूछा जाएगा कि कैसे अराइवल हुआ था यूरोपीय जो लोग हैं उनका, तो आपको याद रखना है पीडी ईडी पीडी ईडी एफ। पीडी ईडी एफ आपको याद रखना है। पहला जो आया था वो पुर्तगाल आया था, दूसरा जो आया था वो डच आया था, तीसरा जो आया था वो अंग्रेज आया था, और चौथा जो आया था वो डेनिस आया था, और पांचवा जो आया था वो फ्रांस आया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो पहली बार जो आया वो पुर्तगाल आया, और सबसे लास्ट में गया वो पुर्तगाल ही गया। 1961 में गोवा को छोड़कर सबसे लास्ट में गया था कौन? तो वो पुर्तगाल ही गया था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां से आंसर बनेगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत के व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुआ था? तो वो पुर्तगाल है। ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है कि पुर्तगाल में हुआ था। मेन जो व्यापार होता था वो टेक्सटाइल को लेकर होता था। वो जो स्पाइसेस होते हैं, जो मसाले होते हैं, उनको लेकर होता था। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। जो व्यापार था ना उसमें लगभग जो मोनोपोली हो गई थी इनकी, और ये जो ट्रेड रूट है उसको बोलते थे। इस ट्रेड रूट का नाम आपको याद रखना है, मे भी पूछ दिया जाए। इस्तादो इस्तादो ड इंडिया। इस्तादो ड इंडिया इस ट्रेड रूट को कहा जाता था। इंग्लिश की बात करें तो उन्होंने जो कैप्टन हॉकिंस था उसने 1608 में पहली बार यहाँ आया था, और 17वीं सेंचुरी में उसने रिलेशनशिप जो है वो भारत के साथ एस्टेब्लिश किया था। जो स्विट्जरलैंड की बात करें, जो स्वीडन है, ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है और भारत में ये कभी नहीं आया है। और फ्रेंच की बात करें तो इसने जो है वो 1668 में भारत से रिलेशनशिप जो है वो एस्टेब्लिश किया था। तो यह आपको ध्यान रखना होगा। बाकी कार्टेज सिस्टम पुर्तगालियों ने लगा दिया था। कार्टेज सिस्टम होता है, कार्टेज बोला जाएगा। कार्टेज जो सिस्टम है वो पुर्तगाली लोग हैं उन्होंने लगाया था। इसमें होता था कि इंडियन ओशन जो है वो हिंद महासागर है, इसमें यदि आप जाते हो ना तो इसमें आपको जो है वो इशू करना पड़ेगा एक पास, और उस पास को कार्टेज बोलते थे, और बिना इस पास के आप नहीं जा सकते हो उसमें। ठीक है, तो ये पुर्तगालियों ने ही लॉन्च किया था। और यहां तक कि एक बार ना मुगल भी इस कार्टेज को दिया था। तो आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो गया था, कैसे उन्होंने इन्वेजन करना भारत में स्टार्ट कर दिया था। उन्होंने कौन-कौन सा जो क्रॉप्स है वो भारत में उन्होंने दिया? यदि आपसे कभी पूछ लिया है कि भारत में कौन-कौन से क्रॉप्स की उनकी देन है, तो पहला वो तंबाकू उन्होंने दिया, टोबैको दिया, तंबाकू उन्होंने दिया। दूसरा पोटैटो उन्होंने दिया, आलू दिया। तीसरा उन्होंने टमाटर दिया। उसके बाद मिर्च उन्होंने दिया। मिर्च सारे लोग सारी चीजें वहीं से आई है। उसके बाद पाइनएप्पल दिया। उसके बाद कैस्यू जो होता है वो भी इंडिया में उन्होंने ही दिया था। तो फर्स्ट ट्रेड जो पार्टनर बना था भारत में वो पुर्तगाल था। मेन जो है वो स्पीसीज खास करके जो गोल्की होता है ना, जिसको आप ब्लैक गोल्ड बोलते हो, ब्लैक पेपर भी बोलते हो, उसी को व्यापार किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? अच्छा सवाल है। गोवा पे अधिकार 1510 में किया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। 1510 फरवरी 1510 में पुर्तगाली जो गवर्नर था अल्फांसो डी अल्बुकर्क, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, अल्फांसो डी
अल्बुकर्क, अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो भारत का पुर्तगाल का जो गवर्नर था, वो जो है उसने अटैक किया, गोवा को उसने कैप्चर किया, 1510 में उसने कैप्चर किया। और उस समय जो है वो गोवा पे कौन था, सुल्तान गोवा का उस समय कौन था, तो वहां पे बीजापुर, जो सुल्तान ऑफ बीजापुर वहां का था, सुल्तान ऑफ बीजापुर जो था, और उसका नाम था यूसुफ आदिल शाह। याद आपको रखना है, यूसुफ आदिल शाह। यूसुफ आदिल शाह जो था और कहाँ का था, तो बीजापुर का था। बीजापुर का ये सुल्तान था, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। बाद में गोवा जो है वो गोवा को उन्होंने हेडक्वार्टर भी बनाया था पुर्तगाली सेटलमेंट को लेकर, तो ये आपको ध्यान रखना है। और 1500 में बात करें तो पेड्रो अल्वारेजा जो है वो काबरा, पेड्रो अल्वारेजा काबरा है, उसने भारत में आया था वो 1500 में। और 1508 की बात करें तो बैटल ऑफ चौल हुआ है, जिसमें पुर्तगाली जो है वो उसने डिफीट किया था मुस्लिम जो फ्लीट्स है उनको, कंबाइंड मुस्लिम फ्लीट्स है उनको फ्लीट किया था। तो बैटल ऑफ चौल 1508 में जो है वो क्या हुआ था, तो चौल की लड़ाई हुई थी। चौल की लड़ाई हुई थी जिसमें उससे पूरे जो मुस्लिम लोग हैं उनको हराया था, कंबाइंड मुस्लिम फोर्स को इसने हराया था। और 1512 में बात करें तो 1512 में पुर्तगाल जो है वो कंसोलिडेटेड पावर बन गया था, लेकिन गोवा को 1510 में उन्होंने जो है वो लाया था। ठीक है। और हम बात करें यदि सती एबोलिशन की, तो अल्बुकर्क जो है वो फेमस था, जिसने ये जो सती की प्रैक्टिस होती है उसको गोवा रीजन में खत्म किया। तो सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि गोवा रीजन में सती सिस्टम है उसको खत्म करने में कौन हेल्प किया, तो वो अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने किया था। ठीक है। इसने कहा था, इसने इनकरेज किया जो पुर्तगाली लोग हैं उनको, कहा कि आप जो है वो वुमेन जो इंडिया की हैं उनसे आप मैरिज करिए, और जो है वो क्रिएट करिए एक ऐसा पॉपुलेशन जो कि लॉयल हो पुर्तगाल को लेकर। मतलब देखो कितना ज्यादा इनकी जो मानसिकता है वो वैसी थी। ठीक है। उसके बाद रियल फाउंडर की हम बात करें तो अल्बुकर जो है वो कंसीडर किया जाता है रियल फाउंडर ऑफ द पुर्तगाली पावर इन इंडिया। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, रियल फाउंडर, जो रियल फाउंडर होता है आ, वो कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि भारत में पुर्तगाली उपनिवेश की राजधानी गोवा को बनाने वाला व्यक्ति कौन था, तो ये अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने ही बजाया था। अल्फांसो डी अल्बुकर्क, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने बनाया था। ऑप्शन नंबर बी यहां से आंसर बनेगा। यदि क्लेरिफिकेशंस की बात करें तो नीनो डी कान्हा जो था, जिसको नीनो डी चुन्हा भी कहते हैं, ये गवर्नर था जिसने ऑफिशियली शिफ्ट किया था कैपिटल को कोची से गोवा 1530 ईस्वी में। नीनो डी कान्हो जो था, नीनो डी नीनो डी कुन्हा जो था उसने गोवा से जो कोचीन है, कोचीन से शिफ्ट किया कैपिटल को गोवा। कब किया, तो 1530 में किया। 1530 में जो है वो गवर्नर जो जिसने ऑफिशियली शिफ्ट किया था इस कैपिटल को। तो यहां से सारा कंफ्यूजन जो भी है वो कैसे दूर करना है, तो देखो, नीनो डिकान्हो जो था उसने कैपिटल बनाया, उसने कैपिटल बनाया किसको, गोवा को। लेकिन हमारे ऑप्शन में है नहीं नीनो डी कान्हो, तो हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है, हमारे पास यही ऑप्शन बचता है कि हम 1510 वाले को ही लेके चलेंगे, और उसके साथ अल्बुकर्क हमारा आंसर हो जाएगा। उसके साथ हमारा आंसर जो है वो अल्बुकर्क हो जाएगा, क्योंकि अल्बुकर्क ने ही 1510 में गोवा को जीता था। लेकिन नीनो डी कुन्हा जो था उसने 1530 में गोवा को जो है वो राजधानी बनाया था। लेकिन ऑप्शन में तो नीनो डी कुन्हा है नहीं। तो ये आपको ध्यान रखना है, 1503 से लेकर 1530 तक जो है वो कोचीन राजधानी थी, और 1530 से लेकर 1961 तक इन्होंने इनकी गोवा राजधानी थी। ठीक है। और वास्तविक जो संस्थापक है पुर्तगालियों का, वो किसको कहा जाता है, तो वो अल्बुकर्क को कहा जाता है, रियल फाउंडर। ठीक है। गोवा को इसने जीता था, राजधानी नीनो डी कान्हो ने बनाया था, लेकिन ऑप्शन हमारे पास है नहीं नीनो डी कान्हो। तो इस कारण से ऑप्शन नंबर बी के साथ आपको जाना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन सा था। पहला गवर्नर की बात की जा रही है, तो पहला जो गवर्नर था वो यहाँ के हिसाब से डी एल्मीडा हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। पहला जो गवर्नर था वो डी अल्मीडा, ऑप्शन नंबर बी। पहला जो गवर्नर था वो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो 1505 में भारत में पुर्तगाली क्षेत्र का प्रथम वायसराय या फिर गवर्नर जो है वो नियुक्त किया गया था, और 1505 से लेकर 1509 तक ये यहाँ पे गवर्नर के रूप में काम किया था। इसने एक पॉलिसी लाई थी और उस पॉलिसी को कहा जाता था ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी कहा जाता था, शांत जल की नीति कहा जाता था। उसका मानना था कि पुर्तगालियों को जमीन पर किले बनाने की बजाय जो समुद्र है, जो हिंद महासागर है, वहां का पूरा एकदम राजा के रूप में, वहां का स्वामी के रूप में बन जाना चाहिए। दैट्स वाई इसने ब्लू वाटर पॉलिसी जो है वो आया था। ठीक है, तो अल्मीडा जो है वो पहला गवर्नर हो गया। फिर दूसरे गवर्नर जब भी आपसे पूछा जाए तो वो अल्बुकर्क आपको याद रखना है। अल्बुकर्क ध्यान रखना है। अल्बुकर्क जो है वो सेकंड गवर्नर था, और ये 1509 से लेकर 1515 तक रहा था, और वास्तविक संस्थापक भी इसको माना जाता है। वास्को डिगामा जो है वो 1524 में तीसरी बार भारत आया था और कुछ समय के लिए गवर्नर बना था, लेकिन इससे पहले वो नहीं था। ठीक है, बार्थोलोमियो डियाज की बात करें तो उसने केप ऑफ गुड होप है उसकी खोज की थी, ऑलरेडी हमने इसको बताया है। केप ऑफ गुड होप है उसकी खोज की थी। बाकी दीव जो है 1509 में, जो दमन दीव आप देखते हो, दमन दीव और दादरा नगर हवेली, तो उसको दीव जो है उसको 1509 ईस्वी में अल्मीडा ने मिस्र, तुर्क और गुजरात की जो संयुक्त मुस्लिम जो सेना थी उसको हराकर पुर्तगालियों का वर्चस्व जो है वो यहाँ पे लाया। तो वो युद्ध जो है वो कहलाता है, वो दीव युद्ध कहलाता है। दीव का युद्ध। यहाँ पे जो मिस्र थे, तुर्की थे और गुजराती थे, तीनों ने मिलकर पुर्तगालियों के खिलाफ जो है वो लड़ाई लड़ी थी, और फिर भी वो हार गए थे और पुर्तगालियों की जीत हुई थी। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो भारत में आने वाला पहला अंग्रेज जहाज था। पहला अंग्रेज जहाज जो भारत में आया था वो कौन आया था, तो वो आया था रेड ड्रैगन। रेड ड्रैगन, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा, रेड ड्रैगन। 1606 में कैप्टन विलियम हॉकिंस जो है वो सूरत का बंदरगाह पे पहुंचा था। विलियम हॉकिंस जो है वो कब आया, तो 1608 में आया, व्यापार की अनुमति लेने के लिए आया। वहां पहुंचा तो ये सूरत का जो बंदरगाह है गुजरात जो है वहां पे ये पहुंचा था। इसका जहाज जो था वो जिस फ्लीट से आया था उसका नेतृत्व जो है वो हॉकिंस ही कर रहा था, और उस जहाज जो था उसका नाम रेड ड्रैगन था। ये जो है वो हेक्टर की यदि बात करें तो हॉकिंस जो है वो स्वयं जिस जहाज पर सवार था उसका नाम हेक्टर था, और जो रेड ड्रैगन के बड़े बेड़े का ही हिस्सा था। ठीक है, तो रेड ड्रैगन जो है वो उसी बेड़े का हिस्सा को क्या बोलते थे, जहाँ पे हेक्टर जो है, हेक्टर मुनरो जो है, हेक्टर मुनरो जो है, हेक्टर जो सवार था जिस जहाज पर, उस जहाज का नाम क्या था, तो वो उसका नाम हेक्टर था। ठीक है, हेक्टर क्या नाम था, तो हेक्टर नाम था कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस या फिर विलियम हॉकिंस कह लो। जो कैप्टन हॉकिंस था वो जिस जहाज पर था उसका हेक्टर नाम था, और पूरा जो सिस्टम था उस सिस्टम का नाम पूरा रेड ड्रैगन था, रेड ड्रैगन था। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, रेड ड्रैगन ही हमारा यहाँ पे ऑप्शन बचता है, और तो कुछ है नहीं। एलिजाबेथ जो है वो ब्रिटेन की महारानी का नाम है, जिन्होंने 1600 ईस्वी में चार्टर जो है वो निकाला था। और जो मे फ्लावर जो है ये जहाज 1620 में पिलग्रिमेज को अमेरिका ले गया था। तो मे फ्लावर जो है वो एक तीर्थ यात्री को ले जाने वाला मे फ्लावर था, जो कब गया था, तो 1620 में गया था पिलग्रिमेज को लेकर, तीर्थ यात्रियों को लेकर। जो विलियम हॉकिंस था वो जहांगीर के दरबार में आगरा में गया था मिलने। ये भी सवाल जो है वो पूछा गया है। जहांगीर के दरबार में गया था, और गया कहाँ था, ये भी सवाल जो है वो पूछा गया प्रीवियस ईयर में। आगरा में गया था, आगरा में गया था, ध्यान आपको रखना है। जहांगीर ने जो विलियम हॉकिंस है उसको क्या किया था, तो जहांगीर ने विलियम हॉकिंस को क्या किया, तो इसको एक उपाधि दी इंग्लिश खान की। इंग्लिश खान है उसकी उपाधि दी, और उसी के साथ साथ 400 का मनसब दिया। मनसबदारी प्रथा चलती थी, तो मनसब दिया, आगे डिस्कस हम कर लेंगे कभी। तो पहला जहाज रेड ड्रैगन, और हेक्टर पे वो बैठा था, कैप्टन विलियम हॉकिंस था, मुगल जो बादशाह उस समय जहांगीर था। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। वास्को डिगामा ने भारत की खोज कब की थी। तो भारत ऐसा नहीं था कि भूला हुआ था, भारत का जो है वो क्वेश्चन को रिफ्रेम करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है ऐसे सवालों की।
भारत आने का बस उसने रास्ता ढूंढा था, तो 1498 में ढूंढा था। ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना है, 1498 में उसने ढूंढा था समुद्री मार्ग को। तो ये ध्यान आपको रखना है। नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। हाँ, ये कभी अभी पूछ लिया जाए ना कि कब चला था वो, तो चला था वो 97 में, पहुंचा था 98 में, और वापस हुआ था 99 में। 60 गुना उसको प्रॉफिट हुआ था। वास्को डी गामा कहाँ का था, तो वो पुर्तगाल का था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आंसर बनेगा, पुर्तगाली नागरिक था। और किसके संरक्षण में वो आया था, तो पुर्तगाली राजा जो मैनुअल प्रथम था, मैनुअल प्रथम है, उसके संरक्षण में ये आया था। मैनुअल प्रथम के संरक्षण में आया था पुर्तगाली राजा। मसाले, जो स्पाइसेस रूट है उसको खोलने का उसने काम किया था। स्पेन की बात करें तो वहाँ का जो कोलंबस था, स्पेन की बात करें तो यहाँ का जो कोलंबस था, जो कि खास तौर पे इटली का निवासी था मूल रूप से, और मैगलन के अभियानों का वित्त पोषण जो है वो किया। ठीक है, मैगलन के अभियानों का वित्त पोषण जो है वो इटली ने किया था, कोलंबस और मैगलन का। जो इंग्लैंड की बात करें तो इन्होंने फ्रांसिस ड्रेक और हॉकिंस को भेजा था। अमेरिका की बात करें तो उस समय एक राष्ट्र के रूप में अमेरिका का अस्तित्व ही नहीं आया था। तो हेनरी द नेविगेटर की बात करें तो पुर्तगाल का राजकुमार था, जिन्हें समुद्री यात्रा को बढ़ावा दिया था। तो हेनरी द नेविगेटर का नाम याद रख सकते हो, हेनरी द नेविगेटर। हेनरी द नेविगेटर पुर्तगाल का राजकुमार था। तीन यात्राओं की हम बात करें तो वास्को डी गामा ने कुल भारत में तीन यात्राएं की है। पहला जो उसने यात्रा किया था वो 1598 में किया था। दूसरा जो यात्रा उन्होंने किया था वो 1502 में किया था उसने, और तीसरा जो यात्रा उसने की थी वो 1524 में की थी। 1524 में की थी, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अ, हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमसे पूछा है कि औरंगजेब की मृत्यु के समय जो मराठा साम्राज्य का नेतृत्व जो है वो किसके पास था। औरंगजेब जब मृत्यु हुआ था उसका, तो उस समय मराठा साम्राज्य जो है वो ताराबाई के पास था। तो ताराबाई आपको ऑप्शन याद रखना है। औरंगजेब की मृत्यु मृत्यु 1707 में हुई थी, 1707 में हुई थी। और इस समय जो है वो ताराबाई थी। शिवाजी के जो छोटे बेटे थे, जिनको राजा राम कहा जाता था, राजा राम जिनको शिवाजी के छोटे बेटे को बोलते थे, तो शिवाजी के छोटे बेटे राजा राम जो है उसकी मृत्यु 1700 में हो गई। इसकी मृत्यु जो है वो राजा राम की 1700 ईस्वी में हो गई थी। और उनकी मृत्यु के बाद जो उनकी विधवा पत्नी थी, जिनका नाम ताराबाई था, उसने अपना जो 4 वर्ष का बेटा था इनका, और उसका नाम था शिवाजी द्वितीय, शिवाजी सेकंड, शिवाजी सेकंड थे इनका नाम। तो इनको उसने राजा घोषित कर दिया, और जो है वो उनके संरक्षण में खुद जो है वो बन गई, संरक्षिका बन गई, रीजेंट जिसको बोलते हैं वो बन गई। तो ताराबाई ने 1700 से लेकर 1707 तक, औरंगजेब की मृत्यु तक, जो मराठा साम्राज्य है उसकी बागडोर संभाली थी। और उन्होंने मुगल के खिलाफ संघर्ष भी किया था, वीरता से कूटनीति भी किया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी 1707 में ही खेड़ा का युद्ध हुआ, खेड़ा का युद्ध हुआ, और इस खेड़े का युद्ध का परिणाम क्या हुआ, तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो मुगल थे, उन्होंने संभाजी का जो भी पुत्र था, जो साहू जी के नाम से जाने जाते थे, संभाजी के पुत्र साहू जी को रिहा कर दिया गया था औरंगजेब की मृत्यु के बाद। तो जैसे ही उनको जेल से रिहा किया गया, तो उसके बाद साहू जी और ताराबाई जो थे, उन दोनों के बीच सत्ता के लिए लड़ाई हुआ, राजा बनने के लिए लड़ाई हुआ कि कौन बनेगा। तो इस संघर्ष में जो साहू जी है उनको जीत जीत हुई थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, संभाजी की बात करें तो ये शिवाजी के बड़े बेटे थे। और 1689 में औरंगजेब ने इनकी हत्या जो है वो करवा दी थी। तो संभाजी की हत्या किसने करवाई थी, तो औरंगजेब ने करवाई थी। राजा राम की बात करें तो संभाजी के भाई थे। और जीजाबाई की बात करें तो वो शिवाजी की माता थी, जिनकी डेथ जो है वो 1674 में हुआ था। बाकी 1700 से लेकर 1707 तक ताराबाई का शासन रहा था। और औरंगजेब की मृत्यु और साहू जी की रिहाई जो है वो 1707 में हुई थी। तो यहाँ से ताराबाई आपका आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि शिवाजी को किसने कैद किया था, तो औरंगजेब ने किया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर यहाँ से बनेगा। हुआ यूं कि 1665 का समय था। 1665 में पुरंदर की संधि हुई। पुरंदर की संधि हुई, ट्रिटी ऑफ पुरंदर जो है वो हुई। इस ट्रिटी ऑफ पुरंदर के बाद क्या हुआ कि राजा जय सिंह के आश्वासन पर
राजा जय सिंह है, इनके आश्वासन पर इसने कहा कि ट्रीटी जो अब हो गई है, तो इसके आश्वासन पे 1666 में, इसके आश्वासन पे 1666 में आगरा के मुगल दरबार में वो गए शिवाजी, और वहां पे उनको हाउस अरेस्ट कर लिया औरंगजेब ने। आगरा का जो जयपुर भवन है, वहां पे उनको नजरबंद कर दिया गया। ठीक है। वहां उचित सम्मान जैसे ही नहीं मिला तो शिवाजी ने नाराजगी जताई, और जिसके बाद औरंगजेब ने उसे और उसके जो पुत्र संभाजी था, दोनों को कैद कर लिया। शिवाजी तो बड़ी चतुराई से वहां से भाग निकले थे, फल की टोकरी में बैठकर भागे थे, ऐसा जो है वो कहा जाता है। तो ये ध्यान आपको रखना है। बाकी सईस्ता खां की बात करें तो यह औरंगजेब का मामा था, और 1663 ईस्वी में पुणे में शिवाजी ने इस पर रात में हमला किया और उसकी उंगलियां जो है वो काट दी थी। तो सईस्ता खां के बारे में ध्यान रखो। जय सिंह की बात करें तो औरंगजेब का राजपूत सेनापति था, जिसने शिवाजी के पुरंदर की जो संधि है उसके लिए उसको जो है वो मजबूत किया था। तो पुरंदर की संधि 1665 में था, जय सिंह के रिकमेंडेशन के बाद ही ये हुआ था। तो ऐसे ऐसे भी लोग हमारे जो इतिहास है वहां पे रहे हैं। उसके बाद अफजल खां है, जो बीजापुर का सेनापति था, जिसे शिवाजी ने 1659 में टाइगर जो क्रावल है उससे मार डाला था, बाघ का नख है उससे मारा था। तो बीजापुर का सेनापति अफजल खां को शिवाजी ने मारा था, ये आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम जो है वो आपको बताना है। अच्छा सवाल है। तो शिवाजी का सबसे पहला क्या किया शिवाजी ने? तो शिवाजी का सबसे पहला जो है वो राज्याभिषेक हुआ। तो शिवाजी ने औपचारिक रूप से 1674 ईस्वी में राज्य रायगढ़ में अपना राज्याभिषेक है वो करवाया, और छत्रपति की उपाधि उन्होंने ली। तो 1674 में जो है वो इनका कोरोनेशन की बात करें तो कोरोनेशन कब हुआ? कोरोनेशन हुआ 1674 में। 1674 में इनका कोरोनेशन हुआ। सूरत पर जो अटैक इन्होंने किया, सूरत में लूट मार जो इन्होंने किया, वो कब किया था? तो मुगल का प्रमुख जो व्यवसायिक केंद्र होता था वो सूरत होता था, तो सूरत को अटैक करके लूटना था उनको। तो सूरत पे उन्होंने अटैक किया था 1664 में। 1664 में सूरत को पहली बार जो है वो लूटा था, ये ध्यान आपको रखना है। उसके बाद कर्नाटक पर आक्रमण इन्होंने किया। तो कर्नाटक पर जो आक्रमण इन्होंने किया वो किया था कब? तो कर्नाटक पर आक्रमण जो है वो किया था 1677 से लेकर 1678 के बीच में कर्नाटक पर जो है वो अटैक किया गया था। उसके बाद जो है वो पुरंदर फोर्ट की बात आती है, पुरंदर की जो दुर्ग आता है। तो शिवाजी बहुत कम उम्र में किले को जीतना शुरू कर दिए थे, और पुरंदर के किले को शिवाजी ने 1648 में ही अधिकार कर लिया था। तो शुरुआती विजय के रूप में इसी को माना जाता है। तो हमसे पूछ रहा है कि आइए जो घटनाएं आपको मिल रही, इन क्रोनोलॉजी को मैं शिवाजी से संबंधित निम्न घटनाओं को क्रम में आपको सजाना होगा। ठीक है। तो सबसे पहले कौन आया है? सबसे पहले कौन आया है? तो सबसे पहले तो ये 1648 वाला आया है। तो ऑप्शन नंबर ए 4 सबसे पहले आएगा, तो ये खत्म, ये खत्म। उसके बाद जो है वो 1648 आया। उसके बाद जो है वो क्या आएगा? तो उसके बाद जो है वो 1664 आएगा। उसके बाद 1664 आएगा तो दूसरा आएगा। तो इसके बाद 4 है, 4 के बाद 2 है, दोनों में है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हो गया, तो उसके बाद जो आता है वो 77 78 से पहले 74 आता है। तो 74 कोरोनेशन पहले करवाया था इन्होंने, तो कोरोनेशन के लिए A1 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बन गया। ठीक है, बी हमारा आंसर बन गया। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। और नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो अभी के लिए फैक्ट याद रखो, 1664 में सूरत को लूटा, 1674 में राज्याभिषेक करवाया, 1677 में कर्नाटक में अभियान किया, और 1680 में शिवाजी का डेथ हुआ। 1680 में शिवाजी का डेथ हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि मराठा शासक जो छत्रपति शिवाजी है उसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो उन्होंने अपनी राजधानी रायगढ़ में बनाई थी। रायगढ़, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर बनेगा। रायगढ़ जिसका जो पुराना नाम यदि हम बोले तो रायरी है। रायरी रायगढ़ का पुराना नाम है, और इसी को शिवाजी ने अपनी राजधानी जो है वो बनाई थी, क्योंकि यह जो है वो एक अभेद पहाड़ी किला था। अपना जो कोरोनेशन इन्होंने किया था वो 1674 ईस्वी में किया था। किले में काशी का जो प्रसिद्ध विद्वान था जिसका नाम गागा भट्ट था, या फिर गंगा भट्ट भी आप कह सकते हो, गागा भट्ट था। इसके ही द्वारा जो है वो कोरोनेशन किया गया था। ये वाराणसी का था। कब किया गया था? तो 1674 में किया गया था। ठीक है। कोंकण जो है वो दिया गया है, वो एक भौगोलिक क्षेत्र है, पश्चिमी घाट में है।
और पुणे जो है वो शिवाजी की जागीर थी और बाद में पेशवाओं का मुख्यालय भी बना था, जिसको शनिवार बाड़ा भी कहा जाता था। सतारा जो है वो बाद के समय में शाहू जी के काल में मराठा साम्राज्य की राजधानी बनी थी। तो सतारा मराठा साम्राज्य में राजधानी बनी थी। बाकी वास्तुकार की बात करें कि रायगढ़ किले का निर्माण जो है वो किसने किया था, तो हिरोजी इंदोलकर ने किया था। हिरोजी इंदोलकर, हिरोजी इंदोलकर ने किया था। और इनका जन्म जो है वो शिवाजी का कहाँ हुआ था, तो सिवनेर में हुआ था। जन्म इनका सिवरेन में 1630 में हुआ था। 1630 में जन्म हुआ था और 1680 में इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित पेशवाओं में से नाना साहिब के रूप में किसको जाना जाता था, तो वो बालाजी बाजीराव को। बालाजी बाजीराव को, ऑप्शन नंबर सी यहां से आंसर बनेगा। बालाजी बाजीराव को बाजीराव प्रथम है उसका पुत्र भी माना जाता है। और उसको इतिहास में लोकप्रिय रूप से हम नाना साहिब के रूप में जानते हैं। और इसका शासन काल में मराठा साम्राज्य जो है वो सर्वाधिक विस्तार विस्तार जो है वो किया था। जो पानीपत की तृतीय युद्ध युद्ध था उस समय, जिसने मराठों को बुरी तरह हार हुई थी, इसी में जो है वो इसी के सदमे के समय जो है वो इनकी मृत्यु भी हो गई थी। तो पानीपत के तृतीय युद्ध के समय जो है वो बाजीराव की मृत्यु जो है वो हो गई थी। तो ये ध्यान आपको रखना है। बाकी बालाजी विश्वनाथ की बात करें तो पहले सबसे शक्तिशाली पेशवा रहे हैं। बाजीराव प्रथम की बात करें तो महान लड़ाकू है। बाजीराव मस्तानी जो मूवी है ना वो इसी पे है, तो लड़ाकू था। और इसने जो है वो 1720 से लेकर 1740 तक शासन किया था। और इसने लगभग 40 प्लस जो युद्ध है वो इसने जीते थे, एक भी युद्ध नहीं हारा था। माधवराव की बात करें तो नाना साहिब के उत्तराधिकारी थे, जिन्होंने पानीपत की हार में के बाद जो है वो मराठा शक्ति को पुनर्जीवित जो है वो इन्होंने किया था। तो पहला पेशवा बालाजी विश्वनाथ, नाना साहिब को बालाजी बाजीराव कहा जाता था। पानीपत का युद्ध 1761 में नाना साहिब के समय जो है वो हुआ था। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली पर किसका शासन था। बक्सर का जो युद्ध हुआ था तो उस समय दिल्ली का जो है वो शाह आलम द्वितीय था। शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आंसर बनेगा, द्वितीय इसको करना पड़ेगा। तो बक्सर का जो युद्ध हुआ था वो 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। 1764 को हुआ था। इसमें तीन गुट थे, उन्होंने मिलकर जो है वो लड़ाई की थी। जिसमें मीर कासिम जो है वो बंगाल का पूर्व गवर्नर था। मीर कासिम जो है वो बंगाल का पूर्व गवर्नर था। सिराजुद्दौला जो है वो अवध का गवर्नर था, अवध का नवाब था। और शाह आलम द्वितीय जो है वो मुगल सम्राट था। तो दिल्ली का शासन जो है वो उस समय शाह आलम द्वितीय के मुगल सम्राट में ही था। और हालांकि अवध के नवाब के संरक्षण के निर्वासन में वो रहे थे। परिणाम यह हुआ कि हार के बाद शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों के साथ इलाहाबाद की संधि की। उसी के साथ साथ जो मीर कासिम सिराजुद्दौला है उसने भी जो है वो संधि की थी। तो इलाहाबाद की संधि उसको कहा जाता है, जिसमें अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी जो है वो मिल गई थी, राजस्व अधिकार जो है वो मिल गया था। फर्रुखसियर की बात करें तो अंग्रेजों को सुनहरा फरमान जो है वो फर्रुखसियर ने 1717 में दिया था। बहादुर शाह जफर की बात करें तो अंतिम मुगल बादशाह जो था वो 1857 की क्रांति के समय। मीर जाफर की बात करें तो बक्सर के युद्ध के समय इसे अंग्रेजों ने दोबारा बंगाल का नवाब बना दिया था, लेकिन यह दिल्ली का शासन जो है वो नहीं करता था। ठीक है, तो ध्यान आपको रखना है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि पंजाब जो है वो मर्ज किया गया ब्रिटिश एम्पायर में। पंजाब को ब्रिटिश भारत में कब मिलाया गया, ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिलाया गया। तो पंजाब जो है वो ब्रिटिश साम्राज्य में मिला था 1849 में। 1849 में, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु 1839 में हो गई थी। उसी के बाद जो है वो पंजाब जो है ना वो थोड़ा अस्थिर हो गया था। तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ 1848 से लेकर 49 तक। तो इसी के बाद में भारत के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी बने, और उसने पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य का जो है वह उसमें पूरी तरीके से मिला लिया था। ठीक है, अंतिम राजा की बात करें तो पंजाब के अंतिम शासक जो है वो बालक था, बच्चा था, जिसको दिलीप सिंह कहते थे। उनको पेंशन देकर इंग्लैंड भेज दिया गया था। और प्रसिद्ध जो कोहिनूर हीरा है उनसे लेकर महारानी की जो विक्टोरिया उनका जो क्राउन होता है उसमें रख दिया गया था। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो 48 में हुआ था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध है वो 46 में जो है वो युद्ध समाप्त हुआ था, जो लाहौर की संधि के तहत समाप्त हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं।
अलीनगर की संधि किसके किसके बीच हुई थी? तो अलीनगर की संधि जो है वो 9 फरवरी और 16 फरवरी 2 दिन हुआ था। तो अलीनगर की संधि जो है वो ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच हुई थी। ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच जो है वो हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर बी। नवाब सिराजुद्दौला जो था उसने 1756 में कलकत्ता पर कब्जा किया था और उसका नाम अली नगर कर दिया था। 1756 में कलकत्ता पे कब्जा किया था और उसका नेम जो चेंज करके अली नगर कर दिया गया था। अली नगर कर दिया था। ब्लैक हॉल की त्रासदी जो है वो इसी दौरान जो है वो हुई थी। तो रॉबर्ट क्लाइव ने मद्रास में आकर कलकत्ता को दोबारा जीता और नवाब सिराजुद्दौला को अली नगर की संधि करने पर मजबूर किया। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। मीर जाफर जो है वो पलासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों की कठपुतली बनकर रह गया था। मीर कासिम जो है वो 1760 में नवाब बना था। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। और नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया था? मैसूर का राजा कौन बना था? तो ये सवाल आपसे पूछा है। तो कृष्णराज तृतीय। कृष्णराज तृतीय थर्ड जो है वो बना था। कृष्णराज थर्ड जो बनाया गया था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो 1799 में, इसमें टीपू सुल्तान श्रीनगर का संरक्षण करते हुए मारा गया था। अंग्रेज जो था लॉर्ड वेलेस्ली जो था उसने मैसूर को अपने जो हिंद स्वराज है, वडियार जो वंश है उसको बढ़ाए रखने का निर्माण किया। और राजा जो है वो 5 बरस जो कृष्ण राज वाडियार तृतीय की गद्दी पर बैठा रहा। शर्त ये थी कि नए राजा को अंग्रेजों की जो सब्सिडियरी अलायंस है उसको स्वीकार करना ही पड़ता था, मैंडेटरी था। तो ये थोड़ा सा एक समस्या तो थी। नंदराज की बात करें तो वो हैदर अली के समय में उसके मौसम के मंत्री थे, मैसूर के मंत्री थे। तो ये ध्यान आपको रखना होगा। ठीक है। कृष्णराज जो तृतीय है उसका नाम कृष्णराज वाडियार भी कहा जाता है। अ, हम बात करें तो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ, जिसमें टीपू सुल्तान जो था वो श्रीरंगपट्टनम में ही मारा गया। इसके बाद जो लॉर्ड वेलेस्ली है उसने मैसूर के पुराना जो वाडियार वंश था उसी को आगे बढ़ाया और उसका जो 5 बरस का बेटा था, 5 बरस का बालक था कृष्णराज वाडियार तृतीय, उसको गद्दी पर बैठाया। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि सब्सिडियरी जो अलायंस था, सहायक जो संधि थी वो स्वीकार करनी पड़ गई थी। ठीक है। और नंदराज की बात करें तो हैदर अली के उदय से पहले मैसूर का मंत्री रहा था नंदराज। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? मुंगेर जो है वो किसकी राजधानी थी, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो मुंगेर जो है वो मीर कासिम की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बनेगा, मीर कासिम। मीर कासिम जो था वो बंगाल का गवर्नर था 1760 से लेकर 63 तक। 1760 से लेकर 63 तक वो गवर्नर था। राजधानी परिवर्तन की हम बात करें तो मीर कासिम ने अपनी जो राजधानी है वो मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर उसने करवाया था। कारण था कि वह कलकत्ता में जो अंग्रेज थे उनके षड्यंत्र और उनका जो हस्तक्षेप हो रहा था उसके साम्राज्य में, उस साम्राज्य से, उस हस्तक्षेप और उस षड्यंत्र से वो बचना चाहता था। दूसरी बात कि मुंगेर का जो किला है वो सामरिक रूप से मजबूत भी था। वहां पे उसने बंदूक और तोप बनाने का कारखाना भी खोला था ताकि अपनी सेना को मजबूत किया जा सके। यूरोपीय तर्ज पर अपनी जो है वो एक आधुनिक सेना बनाने की उसने कही। और मुंगेर आज भी जो है वो कट्टा जो बंदूक है उसको बनाने के लिए प्रसिद्ध है, आप जानते भी होंगे। वीर कुंवर सिंह 1857 की क्रांति से रिलेटेड है। और बात करें सिराजुद्दौला की तो उसने राजधानी मुर्शिदाबाद जो है वो बनवाई थी। तो पुरानी राजधानी मुर्शिदाबाद, नई राजधानी मुंगेर और नवाब जो था वो मीर कासिम था। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो वो मुंगेर की थी। मुर्शिदाबाद से मुंगेर, आपको ये ध्यान रखना होगा। ठीक है। लखनौती किसकी राजधानी थी? तो बंगाल का जो प्राचीन राजधानी जो गौड़ है उसी का नाम लखनौती था। वर्धमान की बात करें तो यह जो एक जिला है, ठीक है। तो और इसका और कुछ इंपॉर्टेंस है नहीं। ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो बक्सर का युद्ध जो है वो मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच हुआ था। मीर कासिम एंड ब्रिटिश है उनके बीच हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। वास्तव में ये जो युद्ध था वो त्रिपक्षीय गठबंधन और अंग्रेजों के बीच हुआ था, बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध जो है वो 22 अक्टूबर
22 अक्टूबर 1764 को ये हुआ था युद्ध। काफी निर्णायक युद्ध था। इस युद्ध ने निर्णय किया कि अब जो है वो भारत में सत्ता जो है वो किसकी रहने वाली है। तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जिसका नेतृत्व जो है वो हेक्टर मुनरो कर रहा था, उसके साथ ही साथ भारत के जो भारतीय जो शासक थे, जिनको ट्रिपल अलायंस जो है वो बना था, जिसमें पहला जो है वो मीर कासिम था, जो कि बंगाल का नवाब था, जो बंगाल के नवाब के पद से उसको हटा दिया गया था। दूसरा जो है वो सुजाउद्दौला था, जो कि अवध का नवाब था। और तीसरा जो था वो शाह आलम द्वितीय था, जो कि मुगल सम्राट था। इन तीनों ने मिलकर जो है वो युद्ध लड़ा था। इससे पहले प्लासी का युद्ध हुआ था, जो कि एक षड्यंत्र से जीता गया था अंग्रेजों के द्वारा। लेकिन बक्सर का जो युद्ध अंग्रेजों ने जीता, वो अपनी सैन्य जो श्रेष्ठता उसकी थी, उस उन्होंने जीता। उनकी जो सेना थी वो मजबूत थी, उसी के आधार पर उन्होंने जीता था। तो अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच प्लासी का युद्ध जो है वो 1757 में हुआ था। अंग्रेजों और कुंवर सिंह के बीच जो है वो 1857 का युद्ध जो है वो क्रांति जो है वो बिहार में जो है वो हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का यदि गवर्नर की बात करें तो कौन सा था? तो बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर पूछा गया एग्जामिनेशन में, विंसेंट है। विंस्टांट आपको याद रखना है। क्लाइव उस समय इंग्लैंड में था। और इलाहाबाद की संधि हुई थी, जिसमें अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा इन सब की जो दीवानी है वो देनी पड़ी थी। दीवानी मतलब राजस्व जो वसूल करने का अधिकार है वो दिया गया था बक्सर की संधि के तहत। तो ये आपको ध्यान रखना है, इलाहाबाद की संधि, नॉट बक्सर की संधि। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अंग्रेजों को सुनहरा फरमान जो है वो कब प्रदान किया गया था? तो 1770 में फर्रुखसियर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसको जारी किया था। ये जो अंग्रेजों को जो सुनहरा फरमान है, ये जो सुनहरा फरमान है वो फर्रुखसियर जो है उसने भी फरमान जारी किया था, जिसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता था। 1770 में फर्रुखसियर का जो फरमान था उसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता था। और इसमें बंगाल के कर मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था। तो सुनहरा फरमान और मैग्ना कार्टा दोनों में अंतर आपको याद रखना है। तो ये जो 17 मैंने बताया ना, ये मैग्ना कार्टा है। मैग्ना कार्टा है। हमें गोल्डन फरमान पूछा जा रहा है, सुनहरा फरमान पूछा जा रहा है। तो हमारा आंसर जो है वो बी बनेगा। इसको मिटाइए, आंसर बी बनेगा, 1632 वाला। 1632 में जो गोलकुंडा का सुल्तान था, गोलकुंडा का जो सुल्तान था अब्दुल्ला कुतुब शाह, अब्दुल्ला कुतुब शाह, अब्दुल्ला कुतुब शाह था यहाँ का। ठीक है, अब्दुल्ला कुतुब शाह 1632 में सुल्तान जो है वो गोलकुंडा का था। और उसी ने अंग्रेजों को गोल्डन फरमान जो है वो जारी किया था। अंग्रेजों को गोलकुंडा राज्य के जो बंदरगाह है वहां पे 500 पैगोडा, 500 पैगोडा, उस समय की जो स्वर्ण मुद्रा थी उनके लिए पैगोडा जो वर्ड है ये यूज किया जाता था। 500 पैगोडा वार्षिक कर देने के बदले स्वतंत्र रूप से आप व्यापार करने की अनुमति जो है उनको दिया गया था, गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह के द्वारा। इसका इंपॉर्टेंस ये हुआ कि अंग्रेजों की दक्षिण भारत छो खास करके जो कोलो मंडल क्षेत्र है वहां पे उनकी स्थिति काफी मजबूत हुई। ठीक है, 1611 की हम बात करें तो अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में अपनी पहली जो अस्थायी फैक्ट्री है वो लगाई थी, मसूलीपट्टनम में 1611 में। और 1717 तो ऑलरेडी हमने देख रखा है। और 1765 की बात करें तो यहाँ पे बक्सर का जो दीवानी है वो अधिकार उनको मिला था। तो ये ध्यान आपको रखना है। सुनहरा फरमान 1632 गोलकुंडा के जो राजा जो है उसके द्वारा। और मैग्ना कार्टा जो है वो 1717 जो कि मुगल का फर्रुखसियर है उसके द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, अलीनगर की संधि का संबंध जो है वो किससे है? तो अलीनगर की संधि ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच था। ईस्ट इंडिया कंपनी एंड सिराजुद्दौला के बीच। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। सिराजुद्दौला द्वारा कलकत्ता पर कब्जा किया गया था 1756 में। ब्लैक हॉल त्रासदी है। उसके बाद मद्रास से जो रॉबर्ट क्लाइव था उसने एडमिरल वॉटसन ने आकर कलकत्ता को पुनः जीत लिया था। एडमिरल वॉटसन ने। ठीक है, कलकत्ता वापस जीतने के बाद क्लाइव ने जो नवाज सिराजुद्दौला है उसको 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की जो संधि है वो करने पे मजबूर किया था। और अलीनगर ही क्यों? क्योंकि सिराजुद्दौला ने कलकत्ता को जीतकर उसका नाम अलीनगर कर दिया था। शर्त में क्या रखा गया था? तो अंग्रेजों को अपने सिक्के ढालने और कलकत्ता की जो किलाबंदी करने का अधिकार जो है वो वापस से मिल गया था। मीर कासिम का संबंध 1760 की जो संधि है या फिर बक्सर का जो युद्ध है उससे रिलेट करता है। और क्लाइव और मीर जाफर इसके बीच प्लासी के जो पहले गुप्त समझौता हुआ था, कोई संधि ऐसा वैसा नहीं हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। किस आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी फौज ने टीपू सुल्तान को मारा था? अंग्रेजी फौज ने टीपू सुल्तान को मारा था। तो सबसे लास्ट वाला था, फोर्थ नंबर का था।
ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर होगा। अंग्रेजों और मैसूर के बीच 4 युद्ध हुए हैं, जिनमें सबसे जो लास्ट वाला है वो फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध था, 1799 में हुआ था। लॉर्ड वेलेस्ली उस समय गवर्नर था, और घटना जो श्रीरंगपट्टनम जो राजधानी है वहीं पे टीपू सुल्तान है उसको घेर लिया गया था, और वहीं पे उसकी मृत्यु है जो लड़ते लड़ते ही हो गई थी, तो वीर गति को वो प्राप्त हुआ था। मैसूर की स्वतंत्रता यहीं पे समाप्त हुई, और पूरे जो वाडियार वंश है उसको गद्दी को सौंपकर सहायक संधि जो है वो ले ली गई, और जो है वो आपको मैंने बता दिया है ऑलरेडी कि सहायक संधि आया। पहला जो डेट्स हमेशा पूछी जाएगी, तो फर्स्ट जो आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो पहला हुआ था, वो 1767 से लेकर 2 सालों तक चला था, 1759 तक था। ये जो है वो हैदर अली जो है वो जीत गया था, और इसकी जो संधि हुई थी वो कौन सी थी, तो ये मद्रास की संधि थी। पहला था तो मद्रास याद रख लो। दूसरा जो है वो कौन है, तो दूसरा जो है वो कब हुआ था, तो दूसरा 1780 से लेकर 84 के बीच में हुआ था। ये जो है वो हैदर अली की कैंसर से मृत्यु हो गई थी, तो टीपू सुल्तान ने उसको जारी रखा, और मैंगलोर की यहाँ पे संधि हुई थी। मैंगलोर मैंगलोर की संधि हुई थी, तो मद्रास 3 अक्षर है तो पहले रखेंगे, और मंगलोर जो है वो 4 अक्षर है तो उसके बाद रखेंगे। उसके बाद तीसरा जो युद्ध होता है वो 1790 से लेकर 92 तक होता है, जिसमें टीपू सुल्तान जो है वो हार गया था, और आधा राज्य जो है वो देना पड़ गया था अंग्रेजों को, और ये जो है वो श्रीरंगपट्टनम की संधि से खत्म हुआ था, और बाकी चौथा जो है वो 1799 में निर्णायक रहा। यहाँ पे टीपू सुल्तान की युद्ध लड़ते ही मृत्यु हो गई थी। टीपू सुल्तान को शेरे मैसूर भी कहा जाता है। ठीक है। रॉकेट तकनीक को टीपू सुल्तान जो युद्ध कला में रॉकेट तकनीक को इस्तेमाल करने वाला जनक भी माना जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलने के समय अवध के नवाब जो है वो कौन थे। अवध जो ब्रिटिश साम्राज्य में मिला था, तो उस समय अवध का नवाब कौन था ये पूछा जा रहा है, तो वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बनेगा, वाजिद अली शाह। अवध का जो विलय हुआ है वो कब हुआ है, तो 1856 में हुआ है, 1856 में। उस समय जो लॉर्ड डलहौजी था उसने जो है वो किया था, जो कुशासन का आरोप लगाकर किया था, जो डॉक्टराइन ऑफ लैप्स जो है, हड़प की जो नीति है उसके तहत किया गया था। जेम्स ऑटम की जो रिपोर्ट है उसने तैयार किया था ये रिपोर्ट कि कुशासन है, उस आधार पर जो मिस गवर्नेंस है उस आधार पर इसको किया गया था, और उस समय अंतिम जो नवाब था वो वाजिद अली शाह ही था। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है। तो बाकी हम याद रखेंगे कि बेगम हजरत महल जो है वो वाजिद अली शाह की पत्नी थी, और उसने लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, क्योंकि अवध को विलय से वो बहुत नाराज थी। ठीक है। वाजिद अली शाह जो है वो ठुमरी और कथक नृत्य का बड़ा संरक्षक भी था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। पलासी का युद्ध निम्नलिखित में से किस जगह पे लड़ा गया था, तो पलासी का जो युद्ध है वो कहाँ लड़ा गया था, तो वो बंगाल में लड़ा गया था। पलासी जो है वो वर्तमान जो पश्चिम बंगाल का जो नादिया जिला है वहां पे है, भागीरथी नदी के तट पर है। पलासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था, जिसमें भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखी, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल का जो नवाब सिराजुद्दौला है उसको हराया था। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। बाकी बात करें कि पलासी का नाम पलासी क्यों पड़ा, क्योंकि वहां पे पलास का पेड़ होता है जिसको टेशु कहते हैं ना, उसके फूल उगते हैं इस कारण से। और नवाब जो था उसका सेनापति मीर जाफर जो था उसने धोखा दे दिया था, ये रीजन था हारने का। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टो नोवा में हैदर अली को हराया था। पोर्टो नोवो में हैदर अली को किसने हराया था, तो पोर्टो नोवो में आयरकुट ने हराया था, सर आयरकुट ने इसको हराया था, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आंसर बनेगा। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 80 से 84 के बीच हुआ था। यहीं पे एक पोर्टो नोवा का युद्ध 80 से 81 में ही हो गया था, 1781 में ही हुआ था इसी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। यहाँ पे अंग्रेजों ने अपने सबसे अनुभवी जो जनरल था सर आयरकुट, जिसने पहले वांडीवासी का जो युद्ध था उसमें फ्रांसीसियों को भी हराया था, उसको हैदर अली को रोकने के लिए भेजा गया, और परिणाम यह हुआ कि आयरकुट ने पोर्टोनोवा में हैदर अली को हरा दिया। ये आप तो ध्यान रखना होगा। कैप्टन पोपेन की बात करें तो इसने ग्वालियर के किले पर कब्जा किया था। हेक्टर मुनरो ने बक्सर के जो युद्ध है उसमें विजय प्राप्त की थी। और जनरल गोडार्ड की बात करें तो प्रथम मराठा युद्ध से गोडार्ड जो है वो संबंधित है। हैदर अली की मृत्यु जो है वो 1782 में हो गई थी, कैंसर से। बाद में टीपू सुल्तान जो है वो उसने कमान संभाली, और मैंगलोर की संधि जो है वो 1784 में सेकंड जो आंग्ल मैसूर युद्ध है उसको बंद करने के लिए किया गया था। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं।
टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाई थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से याद रखना है, कावेरी नदी के तट पर स्थित है। हैदर अली और टीपू सुल्तान के अधीन जो है वो मैसूर राज्य की राजधानी ये रही थी, और यह बहुत बहुत ही मजबूत किले बंद शहर था। 1799 के चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में यहीं पर घेर कर जो है टीपू सुल्तान को मार दिया गया था। मैंगलोर की बात करें तो ये मैसूर का एक प्रमुख बंदरगाह है। और मद्रास की बात करें तो अंग्रेजी प्रेसिडेंटी की राजधानी हुआ करती थी। पुणे की बात करें तो पेशवाओं के जो मराठा है उनकी राजधानी जो है वो हुआ करती थी। स्वतंत्रता का वृक्ष जो है वो टीपू सुल्तान ने ही श्रीरंगपट्टनम में लगाया था। टीपू और फ्रांसीसी क्रांति से समर्थन लेकर जो ट्री ऑफ लिबर्टी है वो लगाया था। उसके साथ ही साथ जैकोबिन क्लब की भी स्थापना जो है वो टीपू सुल्तान के द्वारा की गई थी। तो ध्यान आपको रखना है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई? तो 92 में युद्ध खत्म हुआ, तो 92 में ये संधि जो है वो हुई थी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से लेकर 92 तक चला था। यहीं पे ये संधि जो है वो समाप्त हुई। इसको टीपू सुल्तान और लॉर्ड कार्नवालिस है उसके द्वारा जो है वो किया गया था। यह संधि बहुत खतरनाक थी इसके लिए, मैसूर राज्य के लिए। टीपू को अपना आधा राज्य जो है वो अंग्रेज और उसके जो सहयोगी थे मराठा और निजाम थे उनको देना पड़ गया था, क्योंकि मराठा और निजाम ने अंग्रेजों की ओर से लड़ा था इस युद्ध में। ऐसे ही थोड़ी गुलाम बना है भारत। यहाँ के लोगों ने बहुत ज्यादा भेदभाव किया है, अपने लोगों ने धोखा दिया है। 3 करोड़ रुपया हर्जाना देना पड़ा था। हर्जाना चुकाने तक टीपू के जो 2 बेटे थे वो अंग्रेजों के पास बंधक के रूप में रहते थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। रुहेलखंड किस मुगल शासक की मृत्यु पश्चात स्वतंत्र राज्य जो है वो बना था? तो रुहेलखंड औरंगजेब की मृत्यु हुई 1707 में, उसके बाद जो है वो स्वतंत्र ये हो गया था। तो स्वतंत्र हुआ जो खंड एरिया है तो ये स्वतंत्र हुआ। केंद्र कमजोर जैसे हुआ ना, तो कई सारे जो सूबा था ना वो धीरे धीरे अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया जाने लगा, जैसे हैदराबाद, बंगाल, अवध। तो रुहेलखंड भी जो अराजकता की स्थिति आ गई थी, तो वहां पे अली मोहम्मद खान एक अफगान सरदार था। उसने आधुनिक बरेली, रामपुर, मुरादाबाद इन सब क्षेत्र को मिलाकर एक रुहेलखंड जो है वो उसको स्टैब्लिश इसने किया। तो अली मोहम्मद खान, ठीक है, अली मोहम्मद खान, ये आपको याद रखना है, अली मोहम्मद खान। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो रुहेला जो युद्ध हुआ है ये पूछ लिया जाए कभी। रुहेला युद्ध जो है वो कब हुआ है? तो ये जो है वो 1774 में हुआ है। ये जो युद्ध हुआ है वो किसके किसके बीच हुआ है? तो वारेन हेस्टिंग्स वारेन हेस्टिंग्स और उसी के साथ साथ अवध का जो नवाब है उसकी मदद से रुहेला को हराया गया था। प्लस अवध जो है उसको मिलाकर और जो रुहेला एरिया था उसको हराया गया था। रुहेला जो है वो एक अफगान जनजाति के लोग होते थे, उसी के नाम पर ये रुहेलखंड जो है वो नाम पड़ा है। तो ध्यान आपको रखना होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने की थी? तो क्लाइव ने की थी। क्लाइव ने जो द्वैध शासन है, ड्यूअल गवर्नमेंट का जो सिस्टम है उसने किया था। रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में इलाहाबाद की संधि के बाद जो डायरकी है या फिर ड्यूअल सिस्टम है वो लॉन्च किया था। इसमें दीवानी और फौजदारी, जिसको निजामत बोलते हैं, दीवानी एंड निजामत कहा जाता है। तो दीवानी और निजामत जो है, दीवानी जो है वो राजस्व से रिलेटेड है, निजामत जो है वो जितने भी पुलिस और प्रशासन से रिलेट करता है। तो दीवानी जो मामला था वो अंग्रेजों के पास चला गया, और वहां जो अंग्रेजों के पास गया उसको बिना जिम्मेदारी का सारा पैसा मिल गया, सारा अधिकार मिल गया, और इनके बिना अधिकार के साथ ही सारा जो है वो जिम्मेदारी दे दिया गया। इस कारण से भारतीय व्यवस्था जो है वो बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। इस कारण से यहाँ पे बहुत ज्यादा अकाल भी पड़ा था, जिस कारण से के एम पनिक्कर जो है ना, के एम पनिक्कर है, उसने जो ये समय रहा है डायरकी का, उस समय को इन्होंने कहा है कि ये डाकुओं का राज था। डाकू राज था। डाकू राज था। यहाँ पे 1770 में सबसे भयानक जो अकाल है वो पड़ा था इसी के कारण से। और वाटसन की बात करें तो ये एडमिरल था जिसने क्लाइव की मदद की थी। ये वाटसन जो है, डुप्ले एक फ्रांसीसी गवर्नर था जिसने सहायक संधि की अवधारणा के जनक डुप्ले को कहा जाता है, और मुनरो ने बक्सर को जीता था। तो ये आपको ध्यान रखना है। वारेन हेस्टिंग ने 1772 ईस्वी में द्वैध शासन को समाप्त किया था, और प्रशासन जो है वो सीधे अपने हाथों में लिया था। ठीक है, तो शुरुआत किसने किया? 1765 में क्लाइव ने, 1772 में खत्म किया। आधिकारिक विशेषता जो है इसका था, तो अधिकार बनाम उत्तरदायित्व की बात आती थी। दीवानी में तो अधिकार तो सारे थे, लेकिन कोई उत्तरदायित्व अंग्रेजों के पास नहीं था। लेकिन यहाँ पे खाली उत्तरदायित्व था, लेकिन कोई अधिकार था ही नहीं इन लोगों के पास। इन लोगों के पास कोई अधिकार
था ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि आर एम वर्ड और जेम्स थॉमसन, आर एम वर्ड और जेम्स थॉमसन कौन सी भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है? ठीक है, आर एम बर्ड एंड जेम्स थॉमसन कौन सी भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है? तो वो महालवाड़ी जो सिस्टम है उससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी यहां से आंसर बनेगा। महालवाड़ी जो व्यवस्था है वो अंग्रेजों के द्वारा शुरू की गई एक भू राजस्व प्रणाली की व्यवस्था है। इसको जो है वो आर एम बर्ड जो है उसने पूरे अच्छे तरीके से उत्तर भारत जो क्षेत्र है वहां पे लागू किया था, जिन्हें उत्तर भारत में भू राजस्व व्यवस्था का जनक भी कहा जाता है। आर एम बर्ड को, आरएम वर्ड को उत्तर भारत में भू राजस्व का जनक कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। जेम्स थॉमसन जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर था, इस प्रणाली को लागू करने का पूरा समर्थन इसने दिया था। ठीक है, इसमें होता क्या था, तो इसमें राजस्व के लिए एक समझौता होता था, जो किसी विशेष व्यक्ति किसान के साथ समझौता ना होकर पूरा जो गांव होता था ना, पूरा जो महाल होता था ना, उससे समझौता कर लिया जाता कि पूरा आप इकट्ठा कर लो और मेरे मेरे को एक ही साथ जो भी टैक्स मेरा बनता है वो आप दे दीजिएगा। तो गांव के मुखिया, जिसको लंबरदार कहते थे, उससे ही पूरी चीजें वसूल कर ली जाती थी। कानूनी आधार भी इसको दे दिया गया था। 1833 का जो रेगुलेटिंग एक्ट जो 9 नंबर का है, 9 नंबर का जो रेगुलेटिंग एक्ट है 1833 का, इसके तहत इसको अधिकार भी दे दिया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में लाया गया था। बिहार, उड़ीसा, बंगाल इस सब क्षेत्रों में आया था और इसमें जमींदारों के साथ समझौता किया गया था। उसके बाद जो रैयतवाड़ी सिस्टम है वो थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड ने मद्रास और बॉम्बे में लागू किया था, और सीधे किसानों जो था उससे जो है वो रैयतों से ही जो है वो लिया जाता था। तो ये आपको ध्यान रखें। बाकी बाकी होल्ट मैकेंजी की बात करें तो महालवाड़ी व्यवस्था का मूल विचार जो सबसे पहले होल्ट मैकेंजी के ही दिमाग में आया था। महालवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले होल्ट मैकेंजी के ही दिमाग में आया था। क्षेत्र की बात करें तो महालवाड़ी जो है वो लगभग 30% क्षेत्र पे आया था। तो तीनों के तीनों सिस्टम है, उसको याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी, ज्यादा सोचने की आवश्यकता है नहीं। एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा एक रॉयल चार्टर आया था, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो उसको एस्टेब्लिश किया गया था दक्षिण जो ईस्ट इंडीज है उससे व्यापार करने के लिए। और कंपनी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश किया गया था तो उसमें भारत में राजा कौन थे, तो वो अकबर था। अकबर भारत में राजा था। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी बना था और 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो बना था। कंपनी को बोलचाल की भाषा में जॉन कंपनी भी कहा जाता था, जॉन कंपनी भी कहा जाता था। 15 वर्षों के लिए उनको व्यापार मिला, जिसमें एकाधिकार उनको मिला। खास करके 1609 में जो जेम्स प्रथम के द्वारा यह दिया गया था, अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया था बाद में धीरे धीरे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में से आरंभिक नारा क्या था? तो उनका था भूभाग नहीं व्यापार, ट्रेड नॉट टेरिटरी। तो ये बस एक दिखावा था, ये बस एक दिखावा था। उनका मेन काम ही था उपनिवेश बनाना। अदरवाइज ऐसा काम नहीं होता। तो आप सोचो कि मान लो यहाँ ट्रेड करने आए तो उपनिवेश इन्होंने बना लिया, लेकिन और जगह भी जाते थे तो फिर इतना उपनिवेश अंग्रेजों का क्यों रहा है? इतना उपनिवेश अंग्रेजों का फिर क्यों रहा है? सीधा सा मतलब है उनका यही टारगेट होता था। तो 1600 से लेकर 1750 का तो दशक रहा है जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी। तो उसका मुख्य उद्देश्य केवल व्यापार करना होता था, बस ये सब किताबों में मिल जाएगा वैसा कुछ था नहीं। सीधा सीधा इसका काम था उपनिवेश बनाना। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। प्लासी और बक्सर का युद्ध आया, उसके बाद जो है वो काफी ज्यादा चेंजेस जो है वो देखने को मिला था। नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। अंग्रेजी सरकार के द्वारा किस ईस्वी में सूती वस्त्रों पर आयात कर जो है वो हटा दिया गया? कॉटन जो टेक्सटाइल्स होते हैं उन पर जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो हटाया गया, तो 1882 में हटाया गया। ऑप्शन नंबर सी यहां से आंसर होगा। मैनचेस्टर जो कि लैंकासारिया में कपड़ा मिल जो मालिक है के द्वारा ब्रिटिशों पर दबाव डाल रहा था कि फ्री ट्रेड चाहिए, हमको फ्री ट्रेड चाहिए। वो चाहते थे कि उनकी मशीन से जो बना कपड़ा है ना वो भारत में भेजा जाए और वहां पे मार्केट जो है वो खोजा जाए। तो इसी को लेकर 1882 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान सूती वस्त्र जो था उसके सहित सहित अधिकांश जो आयातित वस्तुएं थी उन पर जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसको हटा दिया गया था, ताकि ब्रिटिशों को फायदा हो सके। ठीक है, ताकि ब्रिटिशों को फायदा हो सके, उनकी वस्तुएं जो है वो भारत में सस्ती बिक सके और भारत की वस्तुएं जो है वो कोई ना खरीदे और उनका वस्तु जो है वो तैयार मिल जाए, रेडीमेड मार्केट उनको मिल जाए। ठीक है। और भारत का प्रथम कारखाना अधिनियम जो है वो कब आया था? तो 1881 में आया था। प्रथम कारखाना अधिनियम, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट जो है वो 1881 में आया था। ठीक है।
तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी स्वदेशी आंदोलन 1905 में स्टार्ट किया गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो सवाल है उसकी ओर बढ़ते हैं। अल हिलाल नामक जो अखबार है उसको किसने प्रकाशित किया था, ये सवाल जो है वो पूछा जाता है। तो अल हिलाल को अबुल कलाम आजाद ने प्रकाशित किया था, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। अल हिलाल जिसको द क्रिसेंट कहा जाता है, इंग्लिश कभी पूछा जाए बाकी नहीं पूछा जाता, द क्रिसेंट कहा जाता है। द क्रिसेंट इसको कहा जाता है, ये ध्यान आप रखोगे। द क्रिसेंट एक उर्दू साप्ताहिक जो है वो समाचार पत्र था। कैसा था? तो पहली बात तो उर्दू था, दूसरा क्या था तो साप्ताहिक था। ठीक है, साप्ताहिक था। ये ध्यान आपको रखना है। और मौलाना अबुल कलाम आजाद है उसके द्वारा ये लाया गया था। पहली प्रकाशन की जो बात है वो अल हिलाल का वो 1912 में हुआ था। अब ये 1912 में हुआ तो था, लेकिन कहाँ से हुआ था तो ये कोलकाता से हुआ था, तो कलकत्ता से इसका प्रकाशन जो है वो हुआ था। ठीक है। इसका मेन टारगेट क्या था तो ब्रिटिश साम्राज्य की आलोचना करना और हिंदू मुस्लिम एकता है उस पर ध्यान देना। और यह जो है वो मुस्लिम उबाओं में बहुत लोकप्रिय उस समय जो हुआ था। और इस जो 1912 में तो स्टार्ट ही हुआ, इसको 1914 में प्रेस एक्ट लगाकर ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उसके द्वारा इसको जो है वो सरकार जब्त कर लिया था। और इसके बाद जो है वो अबुल कलाम आजाद है उसने ने अल हिलाल को तो बैन कर दिया। तो अल हिलाल जैसे ही बैन किया तो उन्होंने अल अल बलाग उन्होंने निकाला। अल बलाग, अल हिलाल को हटाया, चलो अल बलाग हम दूसरा नंबर पे निकाल देंगे। तो ये दोनों आपको याद रखना होगा। ठीक है। जफर अली खान की बात करें तो ये लाहौर के प्रसिद्ध उर्दू अखबार जो है वो जमींदार के संस्थापक थे। जफर अली खान जमींदार जो है उसके संस्थापक थे। जमींदार एक अखबार था। अली बंधु जो है जिसमें मोहम्मद अली जौहर जो कि कॉमरेड को छापता था, और हमदर्द जो है उसको छापता था। तो अली बंधु क्या छापते थे? अली ब्रदर्स जो है वो मोहम्मद अली जौहर ने, मोहम्मद अली जौहर ने कौन कौन सा छापा था? तो इसने दो छापा था, कॉमरेड, कॉमरेड जो कि कैसा था तो इंग्लिश में था, और दूसरा इसने छापा था हमदर्द जो कि उर्दू में था। ठीक है। इंडिया विंस फ्रीडम जो है वो मौलाना आजाद की प्रसिद्ध आत्मकथा है। प्रथम शिक्षा मंत्री जो है वो स्वतंत्र भारत के यही रहे हैं। इन्हीं का जो बर्थडे होता है 11 नवंबर, उनको जो है वो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी पुस्तक जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है? तो महात्मा गांधी के द्वारा जो है वो लिखी गई है यंग इंडिया। ठीक है, यंग इंडिया इनके द्वारा लिखी गई है। एनी बेसेंट की ही ऐसी कुछ किताब है, आप मुझे बता सकते हो? तो यंग इंडिया एक पत्रिका थी। तो ये आपको ध्यान रखना है, कुछ ऐसा पुस्तक यदि यहाँ पे दे रहा है ना, तो ये एक पत्रिका जो है वो थी यंग इंडिया। तो यंग इंडिया महात्मा गांधी ने कब लिखा था? तो 1919 से लेकर 1931 तक इसका प्रकाशन जो है वो चलता था। ये कैसा पत्रिका था? तो ये एक अंग्रेजी पत्रिका था। अंग्रेजी पत्रिका था, और कैसा चलता था तो वीकली चलता था। वीकली ये पत्रिका जो है वो चलती थी। इसका मेन विषय क्या होता था, सब्जेक्ट क्या होता था? तो गांधी जी ने इसका उपयोग करके अहिंसा और सत्याग्रह के विचारों को फैलाना, उसी के साथ साथ अस्पृश्यता जो है, अनटचेबिलिटी है, उसको एक सामाजिक बुराई के रूप में उजागर करना काम था। गांधी जी की जो पुस्तकें हैं जिसमें हिंद स्वराज, जिसको इंडियन होम रूल इंग्लिश में बोलते हैं, सत्य के साथ मेरा प्रयोग जो कि उनकी आत्मकथा है, तो ये उन्होंने लिखा है। हरिजन जो है वो यंग इंडिया के बंद होने के बाद गांधी जी ने 1933 में लिखा था। और हरिजन भी जो है ना एक इंग्लिश सप्ताह पत्रिका थी। हरिजन जो था वो इंग्लिश में ही पत्रिका जो है वो आती थी, गांधी जी के द्वारा ही लिखा गया था। नवजीवन जो है वो गांधी जी के द्वारा प्रकाशित है, लेकिन ये गुजरात में है, ये भी आपको ध्यान रखना है, गुजराती में। नवजीवन भी इन्होंने ही प्रकाशित किया था, लेकिन ये गुजराती में इन्होंने प्रकाशित किया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित कविताओं का संग्रह है। 1913 में इनको नोबेल प्राइज मिला था। वेल्थ ऑफ नेशन जो है वो अर्थशास्त्री, जो क्लासिकल अर्थशास्त्री है एडम स्मिथ, उसके द्वारा 1776 में लाया गया था। केसरी जो है वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया था। उसी के साथ साथ जो है वो मराठी भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। केसरी मराठी भाषा में और मराठी जो है वो अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। गांधी जी के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र जो है वो शुरू किया गया था? तो गांधी जी के द्वारा यंग इंडिया जो है वो शुरू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा ध्यान आपको रखना है, यंग इंडिया।
द पीपुल्स की बात करें तो ये लाला लाजपत राय के द्वारा आया था। द पीपुल्स लाला लाजपत राय के द्वारा। नेशनल हेराल्ड की बात करें तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1938 में जो है वो प्रकाशित किया गया था। सैनिक की बात करें तो ये आगरा से प्रकाशित होने वाला एक समाचार पत्र था जो कि स्वतंत्रता सेनानियों से जुड़ा हुआ था। इंडियन ओपिनियन की बात करें तो गांधी जी द्वारा ये प्रकाशित होता था और यह पहला समाचार पत्र था इंडियन ओपिनियन, जो कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने 1903 में लिखा था। उसके बाद इसकी भाषा के अनुसार हम किताबों की बात करें तो यंग इंडिया जो है वो अंग्रेजी में, नवजीवन जो है वो गुजराती में, हरिजन सेवक जो है वो हिंदी में इन्होंने लिखा था। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र जो है वो आरंभ हुआ था और किसने किया था, ये सवाल आपसे पूछा जाए तो जे ए हिक्की ने किया था। जेम्स ऑगस्ट हिक्की कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहां से आंसर बनेगा। बंगाल गजट पत्रिका थी जिसे जेम्स ऑगस्ट हिक्की के द्वारा कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर भी कहा जाता था। जेम्स ऑगस्ट हिक्की एक आयरिश व्यक्ति था। 1780 में ईस्वी में इसको जो है वो प्रकाशित किया था। ठीक है, यह जो है वो भारत और एशिया में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था। यह जो समाचार पत्र था वो किस भाषा में था, तो ये अंग्रेजी में प्रकाशित होता था और हिक्की ने इसमें वॉरेन हेस्टिंग और उसकी पत्नी की आलोचना की और इस कारण से ही इस न्यूज़पेपर को बंद कर दिया गया था। दादा भाई नौरोजी के द्वारा राष्ट्र गुफ्तार जो है वो शुरू किया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो है जिसने सती प्रथा को हटाया था। रविंद्रनाथ टैगोर कवि और लेखक है। उदंत मार्तंडे की बात करें तो ये हिंदी का समाचार पत्र पहला है जो कि 1826 में जुगल किशोर वर्मा के द्वारा कलकत्ता से प्रकाशित किया गया था। समाचार दर्पण की बात करें तो यह भारत का पहला भारतीय भाषा बंगाली का समाचार पत्र है जो कि 1818 में प्रकाशित हुआ था। तो पहला भारतीय भाषा जो बंगाली में प्रकाशित जो समाचार पत्र था वो 1818 में था, समाचार दर्पण। उसके बाद चार्ल्स मेटकॉफ है, इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। तो ये सब आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र, तो गांधी ने इंडियन ओपिनियन लाया था। डरबन दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए 1903 ईस्वी में इसको लाया था। 1903 ईस्वी में डरबन दक्षिण अफ्रीका में जो भारतीयों के खिलाफ जो नस्लीय भेद होता था, जो रेसिज्म होता था, उसको हटाने के लिए इन्होंने ये लिखा था और ये जो है वो 4 भाषाओं में लिखी गई थी। इंडियन ओपिनियन जो है वो अंग्रेजी में लिखी गई थी। इंडियन ओपिनियन जो है वो गुजराती में लिखी गई थी। इंडियन ओपिनियन जो है वो हिंदी में लिखी गई थी और ये जो है वो तमिल में भी लिखी गई थी, तमिल में भी लिखी गई थी। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। इसके पहले संपादक की यदि बात करें, पहले संपादक जो एडिटर होता है, तो पहले इसके एडिटर है वो कौन से थे, तो मनसुख लाल नजर। मनसुख लाल नजर याद रखना है। लेकिन इनके जो विचारधारा थी वो पूरी की पूरी गांधी जी की थी। संपादक मनसुख लाल नजर थे। लाला हरदयाल के द्वारा गदर पार्टी जो है वो स्टैब्लिश किया जाता था और गदर पार्टी के द्वारा ही गदर अखबार जो है वो छापा जाता था। सुभाष चंद्र बोस है जिन्होंने जो सी आर दास का जो अखबार है वो स्वराज से जुड़े हुए हैं। उसी के साथ साथ एनी बेसेंट, इन्होंने न्यू इंडिया और कॉमन बिल को लिखा है। फिनिक्स फॉर्म की बात करें तो इस ये जो है वो गांधी जी ने ही फिनिक्स आश्रम जो है वो संचालित किया था दक्षिण अफ्रीका में ही। और हम बात करें कि उर्दू में प्रकाशित जो है वो नहीं किया गया है इंडियन ओपिनियन, और यही बार बार सवाल जब से पूछा जाएगा तो ध्यान आपको हमेशा रखना होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। समाचार पत्र राष्ट्र गुफ्तार, सच बताने वाला राष्ट्र गुफ्तार किसने लिखा है, तो ये जो है वो राष्ट्र गुफ्तार जो किससे संबंधित है, किस धर्म से संबंधित है, तो ये जो है वो पारसी धर्म से है, पारसी धर्म। इसको जो है वो लिखने की बात आई तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया है, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। 1951 में इसको प्रकाशित किया गया था, 1951 में। यह जो है वो एक जो एंग्लो गुजराती परीक्षक थे, जिसका उद्देश्य होता था कि पारसी जो लोग हैं, जो जरयुस्त जो समुदाय के लोग हैं, उनमें सामाजिक सुधार आ सके और उनको जो पारसियों के बीच जो आधुनिक शिक्षा है, महिलाओं के जो अधिकार है, उनमें बढ़ावा मिल सके। मुस्लिम जो है वो तहजीब अल उखलाक सर सैयद अहमद खान ने लिखा है और संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय ने लिखा है। हिंदू सुधारों से रिलेटेड है। सती प्रथा का विरोध इसमें उन्होंने किया था। रह नुमाई मजमदान जो सभा है वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही एस्टेब्लिश किया गया एक पारसी सुधार संगठन है, जिसका प्रचार जो है वो राष्ट्र गुफ्तार से किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संपादक और समाचार पत्र सुमेलित नहीं है, नहीं की बात हो रही है। तो पहला आपसे पूछा जा रहा है राजा राम मोहन राय, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा संवाद कौमुदी आई थी, तो ये तो सही है।
राजा राम मोहन राय के द्वारा बंगाली साप्ताहिक पत्रिका संवाद कौमुदी जो है वो 1821 में आई थी और इसमें सती प्रथा के खिलाफ उन्होंने लिखा था। ठीक है। उसके बाद आता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का सोम प्रकाश है, ये भी सही है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का बंगाली साप्ताहिक पत्रिका 1558 में आया था। इस सोम प्रकाश में नील जो किसान है उसका समर्थन किया गया था और बर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट है उसमें मुख्य रूप से इसी को जो है वो खिलाफ लाया गया था। इसी जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है वो सोम प्रकाश है इसी के खिलाफ लाया गया था। मोतीलाल घोष की बात करें तो अमृत बाजार पत्रिका जो है वो मोतीलाल घोष के द्वारा आया था। मोतीलाल घोष अमृत बाजार पत्रिका आया था। शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष दोनों ने मिलकर 1878 में प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात जो है वो बंगाली से अंग्रेजी में इसका तबादला जो है वो कर दिया था। तो ये आपको ध्यान रखना है अमृत बाजार पत्रिका का। बाकी हम बात करें एनी बेसेंट का, तो एनी बेसेंट का कोई ऐसा सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी जो है वो नहीं है। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी एक संगठन है जिसको गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में एस्टेब्लिश किया था और यह जो है वो एनी बेसेंट का अखबार नहीं है। एनी बेसेंट का अखबार की बात करें तो न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ उनका अखबार है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो इंडियन ओपिनियन ऑलरेडी हमने बता रखा है। इंडियन ओपिनियन 4 भाषाओं में लिखी गई थी, उर्दू में नहीं लिखी गई थी, ध्यान आपको रखना है। तो महात्मा गांधी ने 1893 से लेकर 1914 तक दक्षिण अफ्रीका में अपना समय जो है वो बिताया था। 1903 में डरबन से 1903 में डरबन जो है वहां से इंडियन ओपिनियन पत्रिका है, साप्ताहिक पत्रिका है, उसको निकाला गया था। इसका मेन उद्देश्य भेदभाव को खत्म करना। अंग्रेजी, गुजराती, हिंदी, तमिल में आया था। मनसुख लाल नजर है उसके द्वारा इसको संपादक किया गया था। नवजीवन जो है वो गांधी जी के द्वारा ही भारत लौटने पर 1919 में जो है वो गुजराती साप्ताहिक स्टार्ट किया गया था। इंडियन रिफॉर्म की बात करें तो गांधी जी से संबंधित नहीं है। न्यू इंडिया जो है वो एनी बेसेंट, न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ और बिपिन चंद्र से संबंधित भी न्यू इंडिया हो जाता है। ठीक है। तो फिनिक्स फॉर्म जो है वो इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन गांधी जी के द्वारा प्रकाशित फिनिक्स आश्रम से ही होता था। और उसके बाद जो है वो उर्दू भाषा में इसको नहीं प्रकाशित किया गया था। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमसे पूछा है कि महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका जो है वो शुरू की थी? तो महात्मा गांधी ने हरिजन पत्रिका शुरू की थी। हरिजन, ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आंसर बनेगा। 1932 में पूना पैक्ट हुआ। 1932 में पूना पैक्ट हुआ। गांधी जी ने अपना ध्यान जो है वो दलितों के उत्थान पर फोकस किया और 1933 में हरिजन को एस्टेब्लिश कर दिया। हरिजन जो पत्रिका है 1933 में साप्ताहिक पत्रिका थी, उसको स्टार्ट किया गया। हरिजन का अर्थ होता है ईश्वर का जन। हरि मतलब ईश्वर, ईश्वर का जन। तो गांधी जी ने अछूतों के लिए शब्द जो है वो प्रयोग किया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो पत्रिका थी वो अंग्रेजी में हरिजन नाम से, हिंदी में हरिजन सेवक नाम से और गुजराती में हरिजन बंधु के नाम से प्रकाशित होता था। केसरी जो बात करें तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1881 में शुरू किया गया था और मराठी लैंग्वेज में थी और मराठी जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में थी। नेशनल हरियाणा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1938 में। द हिंदू जो है सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा 1878 में स्टार्ट किया गया था। सुब्रमण्यम अय्यर। सत्य के साथ मेरा प्रयोग जो है वो गुजराती में लिखी गई भाषा है, मूल रूप से गुजराती में गांधी के द्वारा लिखा गया था। हिंद स्वराज की बात करें तो 1909 में गांधी के द्वारा लिखित पुस्तक है। इसमें आधुनिक सभ्यता की आलोचना की गई है गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि मंगल पांडे किस नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित है? तो 34 एनआई से 34 नेटिव इन्वेंट्री से संबंधित है। 34 नेटिव इन्वेंट्री जो है वो बंगाल का है। यह जो है वो रेजिमेंट है वो बैरकपुर कोलकाता के पास तैनात था। 29 मार्च 1857 को उन्होंने चर्बी जो वाले कास्तूर होते हैं जिसमें गाय सुअर की जो चर्बी है उसकी अफवाह फैल गई और इसके विरोध में जो है वो सैनिक विरोध करने लगे। उन्होंने अंग्रेजी अधिकारी जो लेफ्टिनेंट वाघ है, मेजर ह्यूरोज है, उन पर हमला कर दिया। बाद में परिणाम ऐसा हुआ कि 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दे दी गई और 57 की क्रांति के मध्य जो है वो 57 की क्रांति में शहीद होने वाले प्रथम यदि कोई रहे हैं तो मंगल पांडे ही रहे हैं। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना होगा। 20 एनए की बात करें तो ये मेरठ में तैनात थी जिसने 10 मई 1857 को वास्तविक क्रांति की शुरुआत की थी। 20 एनए इन्फेंट्री और 19 एनए एनआई की बात करें तो ये बहादुरी के लिए तैनात होते हैं जिसमें कारतूस और मुद्दे पर पहले ही भंग कर दिया गया था। एनफील्ड राइफल की बात करें, एनफील्ड राइफल की तो ये पुराना ब्राउन बेस बंदूक थी, उसकी जगह नई जो राइफल है वो लानी थी ताकि विदेशियों का तात्कालिक जो सामना ना करना पड़े इसके लिए। ठीक है। तो ये एनफील्ड राइफल विद्रोह का तात्कालिक सामना करने का यही कारण बना था।
मंगल पांडे पर फिल्म भी बनी है, मंगल पांडे द राइजिंग। आमिर खान ने इसमें अभिनेता का जो रोल है वो निभाया है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 का मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या है? तो थोड़ा सा उद्देश्य से हटकर जो है वो आया है। तो संसद में सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 में संशोधन किया जा रहा है। सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 में संशोधन किया जा रहा है, तो ये बिल जो है वो लाया गया है। एंटी पायरेसी पे ये काम करता है कि सिनेमा घरों में फिल्मों को जो है वो रिकॉर्डिंग कर ली जाती है, तो एंटी पायरेसी में 3 साल का जेल और जुर्माना देना पड़ता है। आयु रेटिंग की बात करें तो अनरिस्ट्रिक्टेड विद कॉशन की बात करें तो श्रेणी को 3 बांटों में डिवाइड कर दिया है कि कितने कितने लोग के कैसे कैसे मूवीज जो है वो आप देख सकते हो। उसके बाद जो सेंसर बोर्ड है उसके द्वारा जारी जो प्रमाण पत्र होता है अब जो है वो हमेशा के लिए होता है, पहले जो है वो 10 सालों के लिए होता था। तो ये आपको ध्यान रखना है। तीनों के तीनों इसका आंसर हो जाएगा ए बी सी डी, ए बी डी नॉट सी। ए बी डी जो है वो सही है, सी जो है वो इसका आंसर नहीं होगा। ए बी डी जो है वो इसका आंसर सही हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कौन सा मुख्य उद्देश्य जो है वो इसका है। तो इसका मेन संशोधन का जो मुख्य उद्देश्य है वो है पायरेटेड फिल्म कंटेंट को रोकना और वायु अनुसार रेटिंग जो है वो सुनिश्चित करना। तो ऑप्शन नंबर सी ही हमारा आंसर है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पायरेसी वाला ऑप्शन नंबर सी। ये देखता कौन है? तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म एंड सर्टिफिकेशन के द्वारा देखा जाता है। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन से थे? तो वो लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिन जो है वो यहाँ पे गवर्नर जनरल था, तो ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। 1857 से लेकर 62 तक केला था। 1857 का विद्रोह उन्हीं के शासनकाल में हुआ और उन्हीं ने इसे दबाया भी था। 1857 के अधिनियम के बाद भारत का जो सरकार है वहां पे क्राउन का जो शासन था वो खत्म हो चुका है और कंपनी के अंतिम जो जनरल है वो भारत का वायसराय जो है वो कहा जाने लगा। लॉर्ड निपन ने स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। 1880 से लेकर 1884 के बीच जो है वो रहा था। लॉर्ड डलहौजी जो है वो कैनिन से पहले 1848 से लेकर 56 तक रहा था। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स इसी ने लागू किया था। लॉर्ड मेयो जो है वो इसका कार्यकाल जो में हत्या हो गई थी 1872 में जनगणना की शुरुआत में। ठीक है, और हम बात करें कि महारानी की घोषणा की बात करें तो 1 नवंबर 1858 को कैनिन ने इसे इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। 58 में कैनिन ने इसको सुनाया था। दयालु कैनिंग की बात करें तो विद्रोह के बाद जो सिपाही है उनके प्रति उदार नीति अपनाने के कारण उन्हें अपमान जो है वो मिला था। तो ये दयालु कैनिंग जो है वो कहा जाता था। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि दिल्ली में 1857 के विद्रोह के असफलता के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ जो है वो निर्वासित कर दिया गया? तो इसको जो है वो रंगून भेज दिया गया था। रंगून। तो ये जो है गिरफ्तार कर लिया गया, हडसन कर लिया गया, आधिकारिक गिरफ्तारी हुई। बहादुर शाह जफर को दिल्ली से हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार कर लिया गया था और मुकदमे के बाद इन्हें पत्नी जो है वो जिन्नत महल के साथ रंगून जो बर्मा है वहां पे भेज दिया गया था। 1867 में रंगून में इसकी मृत्यु हो गई थी और वो अंतिम मुगल बादशाह था। पोर्ट ब्लेयर की बात करें तो यहाँ पे सेलुलर जेल है, काना पानी थी और यहाँ पे बाद में स्वतंत्रता सैनिकों जैसे सावरकर को रखा गया था। काबुल की बात करें तो बाबर बाबर का मस्जिद है। इलाहाबाद की बात करें तो 1857 में यहाँ दरबार जो है वो लगा था। ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी जफर बेहतरीन उर्दू शायर थे। जफर जो थे वो एक बहुत बेहतरीन बहादुर शाह जफर उर्दू शायर था। कुछ शायरी की बात करें तो इनकी प्रसिद्ध सबसे बड़ी पंक्ति है कि कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमी भी नहीं मिली कुए यार में। ठीक है। उनके बेटों को हौसन ने दिल्ली में खूनी दरवाजे पर गोली मार दिया गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 57 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार को किस क्षेत्र से नेतृत्व किया था? तो आरा देखना है। बीपी सिंह ने इसको एक बार पटना से भी लड़वाया है। बाबू कुंवर सिंह 18 वर्ष की आयु में आरा बिहार है वहां पे जगदीशपुर के जमादार थे। तो 1857 की क्रांति में महान नेता के रूप में उभरे थे। उन्होंने कैप्टन ली, बहुत इंपॉर्टेंट है, एसओ में तो पूछा गया था ये। ली ग्रैंड, कैप्टन ली ग्रैंड की अंग्रेजी सेना को हराया था। गंगा पार करते समय उनके हाथ में गोली लग गई थी। अपनी तलवार से उन्होंने खुद अपना हाथ जो है वो काट दिया था। जगदीशपुर को स्वतंत्र कराने के बाद ही उनकी मृत्यु हुई थी। बक्सर के पास जो है वो ये जो है वो जिला आता है बक्सर, इसका पास में जिला है। पटना में विद्रोह का नेतृत्व पीर अली जो है वो किया गया था, पीर अली ने किया था जो कि एक पुस्तक विक्रेता था।
तो ये आपको ध्यान रखना है। मुंगेर वह क्षेत्र है जहां पे 1857 के समय शांति बनी रही, कोई विद्रोह जो है वो नहीं हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं और ये हमारा आज के सेट का लास्ट सवाल है। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है वो किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। कुंवर सिंह ने किया था। कुंवर सिंह के जो भाई अमर सिंह है उसने भी कैमूर की पहाड़ियों में छापामार युद्ध जो है वो जारी रखा था। खान बहादुर खान की बात करें तो इन्होंने बरेली जो रुहेलखंड है उसमें नेतृत्व किया था। तात्या टोपे ने कानपुर और ग्वालियर में नेतृत्व किया था। नाना साहब के सेनापति थे और नाना साहब ने कानपुर में नेतृत्व जो है वो किया था। तो ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो ये हमारा यहाँ पे ये वीडियो जो है वो समाप्त होता है, पार्ट नंबर 1, जिसमें हमने 50 जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस किया। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द ही मिलता हूँ।